नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज का पाठ वीरगाथा कालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं पूर्व में भी विस्तार पूर्वक पढ़ा चुका हूँ, जो खासकर यूजीसी एवं यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था, जिसमें हम लोग विशेषीकृत अध्ययन किए हैं। पर्याप्त सूचनाएं उसमें हैं, तथ्य हैं, और आज उन्हीं तथ्यों के को जो है संक्षेप में और सरल रूप में तैयार करना पड़ रहा है। स्नातक, एमजेसी, एमआईसी और एमडीसी के छात्रों को ध्यान में रख करके। तो अब हम लोग आ जाएं मूल पाठ पर। हम सभी जानते हैं कि हिंदी अपनी राजभाषा है। राजभाषा यानी कि भारत के कार्यालयों में राजकाज की भाषा है, और इसे संपर्क भाषा भी कहते हैं। अगर कतिपय विरोध हिंदी विरोधियों को अगर नज़रअंदाज कर दें तो हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा भी है। तो इस हिंदी का उद्भव 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। तो और 1000 ईस्वी के पहले तब कौन भाषा बोली जाती थी? तो इसके पहले अवहठ, और अवहठ के पहले अपभ्रंश, और अपभ्रंश के पहले प्राकृत, और प्राकृत के पहले पाली, और पाली के पहले संस्कृत अपने यहाँ बात विचार लेखन और व्यवहार की भाषा थी। 1000 ईस्वी के आसपास इन सब का स्थान हिंदी ने ले लिया, और उसी समय से हिंदी में साहित्य भी रचा जाने लगा। तो और उस समय से लेकर के आज तक हिंदी में बहुत सारा साहित्य लिखा जा चुका है, और आज भी लिखा जा रहा है। तो 1000 और आज क्या हो गया? 2024। तो लगभग 1000 वर्ष में हिंदी भाषा में बहुत सारा साहित्य लिखा जा चुका है, और आज वह हमारे लिए इतिहास का विषय बन चुका है। और इतिहास जानना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि इतिहास में हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए कृत्यों का विवरण होता है। तो क्यों अब हम जाने? तो अगर उन कृत्यों को जानेंगे तभी हम आगे के लिए कोई नीति बना सकते हैं। हम लोग उस इतिहास को पढ़ करके यह ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे 1000 ईस्वी के आसपास हमारे पूर्वजों ने क्या गलतियां की जिससे कि अपना देश गुलाम हुआ, या उनके पहले के हमारे पूर्वजों ने कौन से अच्छे कार्य किए थे, उन्होंने कौन सी नीतियां अख्तियार की थी जिसकी वजह से अपना यह देश सोने की चिड़िया कहलाता था। तो उन अच्छाइयों को हम आज ग्रहण करेंगे और उन गड़बड़ियों को अब नहीं करेंगे, और जिससे कि हमारा आगे और विकास हो सके। तो इतिहास इसलिए जरूरी है कि हम अतीत से सबक लेकर के भविष्य के लिए एक सुरक्षित और तरक्की पसंद
राह अख्तियार कर सकते हैं, एक नई नीति बना सकते हैं। तो उस समय से लेकर के अब तक के 1000 वर्ष में जो रचा गया है, जो लिखा गया है, जो साहित्य के रूप में है, उसको हमें जानना है। तो अब उसको जानने के लिए क्या करेंगे? एक साथ तो जो है खिचड़ी परोस हो जाएगा। तो उसको जानने के लिए हम कोई तकनीक भिड़ाएंगे। तो वो तकनीक क्या हो सकती है? तो काल में और उसकी विशेषताओं के आधार पर उसका वर्गीकरण करेंगे। इसलिए वो पिछले 1000 वर्षों में हिंदी भाषा में जो भी साहित्य लिखा गया उसको अनेक प्रकार से विभाजित करके अध्ययन आरंभ हुआ। तो उसी को कहते हैं काल विभाजन, यानी कि कालों के अनुसार उसका वर्गीकरण करना। चूँकि काल किस लिए सूचक है? चूँकि हम लोग रामचंद्र शुक्ल की साहित्य की परिभाषा तो जानते हैं। क्या होता है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, और जनता की चित्तवृत्तियां परिवर्तित होती है। किस वजह से? तो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती है। तो वह परिवर्तन जिस काल का वह साहित्य है, तो उस काल में किस प्रकार की रचनाएं होती थी, अगर उन रचनाओं में से अगर एक दो का भी हम अध्ययन कर लेंगे तो एक अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि अपने घर में माँ, बहन, दादी सब्जी बनाती है कढ़ाई में। तो कढ़ाई में जब सब्जी बनाती है तो कढ़ाई में से सारी सब्जियों को जो है टो करके दबा करके नहीं देखती है, वरन उसमें से एक फहुआ निकालती है, आलू का एक पीस निकालती है और उसको दबाती है उंगली से। अगर वह दब जाता है तो समझ लेती है कि सब्जी पक गई, गैस बंद। अगर थोड़ा जो है दबाने में जो है कच्चा रहा तो समझ लेती है कि जो है थोड़ा और इसको हीट देने की ज़रूरत है। तो वैसे ही एक दो नमूने से भी हम उस काल के साहित्य के बारे में और उस साहित्य के माध्यम से उस युग के लोगों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक दशाओं का अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से साहित्य के अध्ययन के लिए उसे विभाजित करने के दो तरीके अपनाए गए मुख्य रूप से। एक तो समय के अनुसार उसको जो है बांटा जाए, और दूसरा तरीका कि उसको विशेषता के अनुसार बांटा जाए। तो समय के अनुसार 3 काल में जो है बांटा गया। हम लोग टेंस में भी पढ़ते ही हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो यहाँ तो जो है फ्यूचर, चूँकि इतिहास है तो फ्यूचर ही होगा, भविष्य होगा, और भविष्य में अभी लिखा जाना है। तो हमारे पास समय अब क्या बच गया? पास्ट और प्रेजेंट। तो प्रेजेंट को आधुनिक काल, और पास्ट जो है तो पास्ट को आरंभिक काल या आदि काल। तो 250 ईस्वी के आसपास अपने हिंदी साहित्य का आदिकाल आरंभ होता है। तो आदिकाल और अभी जो है आधुनिक काल चल रहा है, तो 1000 वर्ष हो रहा है। तो उसको और थोड़ा जो है छोटा करने के लिए या और आसान करने के लिए आदि और आधुनिक के बीच में मध्यकाल ला दिया गया। तो इस तरीके से काल के
हिसाब से 3 काल में जो है बांटा गया। कौन कौन, यहाँ पर जो है एक और कर देंगे हम लोग, इसको जो है दोनों को मिला करके मध्यकाल। मध्यकाल तो आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल का समय विक्रम संवत 250 से 1375, और उसको ईस्वी सन में बदलेंगे तो 993 से 1318। अब एक बात यहाँ पर जो है समझने वाली बात है, और अच्छे लोग जो है इसमें गड़बड़ा जाते हैं, विद्यार्थी भी गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि किताबों में कहीं जो है विक्रम, जो पुराने ज़माने की किताब पुस्तकें हैं उसमें विक्रम संवत मिलता है, और जो नई पुस्तकें आ रही है उसमें जो तिथियां हैं वो ईस्वी सन में दी गई होती है। तो विद्यार्थी पढ़ने के दरमियान घचपच में जो है पड़ जाता है कि ये जो है वहाँ पर जो है दे रहा है 1680, यहाँ पर जो है 1700 जो है आ गया, 1737 आ गया। ये सब जो है क्या फंडा है, तो ये जान लें कि ईस्वी सन से विक्रम संवत 57 वर्ष जो है पुराना है। यानी कि ईस्वी सन अपने देश में कुल मिलाकर के जो है 4-5 महत्वपूर्ण तिथियां हैं या संवत हैं। एक को अपने हिंदुओं में चलता है विक्रम संवत और शक संवत चलता है। मुसलमानों के यहाँ हिजरी संवत चलता है, और ईसाइयों के यहाँ ईस्वी सन चलता है। तो अपने यहाँ जो अंग्रेज आए तो अंग्रेज ईस्वी सन लेकर के आए, चूँकि उन लोगों के आराध्य या महापुरुष ईसा मसीह हैं, तो ईसा मसीह से शुरू किए, और ईसा मसीह विक्रमादित्य से 58 वर्ष बाद में आए थे। तो अभी जो है चल रहा है, उदाहरण से हम लोग समझ लें, यहाँ पर जो है दिया गया है 1050 विक्रम संवत, विक्रम संवत 1050, यहाँ पर हो गया है ईस्वी सन 993। तो इसमें अब अगर जो है विक्रम संवत में दिया गया है ईस्वी सन में करना है तो उसमें 57 घटा देंगे। अगर ईस्वी सन में जो है दिया गया है तो प्लस या माइनस, तो यहाँ पर जो है कर देंगे क्या चीज़, 57 जो है जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो अगर विक्रम संवत से ईस्वी सन में बदलना है तो -57 कर देंगे। अगर ईस्वी सन से विक्रम संवत में जो है ले जाना है या बदलना है तो उसमें 57 जोड़ देंगे, हो जाएगा परिवर्तन। तो आदिकाल उसको जो है कहा गया। हम लोगों के अध्ययन का विषय आज आदिकाल ही है। भक्ति काल, रीतिकाल के बारे में आगे जानेंगे। यहाँ पर जो है संवत दे दिया, इस चार्ट को आप लोग देख लीजिएगा, अच्छी तरह समझाऊंगा बाद में भी। तो आदिकाल और भक्ति काल का समय चूँकि 1318 या 1375, तो भक्ति काल में क्या हुआ कि भक्ति से संबंधित जो है गीत गाए गए। और रीतिकाल, तो इसमें जो है रीति ग्रंथों की जो है रचना की गई, और रीति के साथ साथ इसका एक और नाम पड़ा श्रृंगार काल, उस पर भी आगे हम लोग बात करेंगे। और आधुनिक काल 1843 में आरंभ हुआ। हम लोग इतिहास में पढ़े भी हैं कि अंग्रेज जब आए तो टेलीफोन लाए, तार लाए, टेलीफोन लाए, स्टीम इंजन लाए, रेल लाए, पोस्ट ऑफिस लाए, डाक व्यवस्था लाए, और आधुनिक युग आया। तो अंग्रेज 1843 के आसपास जो है डलहौजी का जो है समय है, तो वह आधुनिक युग का एक तरह से उत्प्रेरक है। तो उसी समय से आधुनिक काल का आरंभ होता है। तो अब हम लोग जो है आ जाएं आदिकाल के बारे में जो है कुछ जान लें। तो आदिकाल को अनेक नामों से जो है जाना जाता है। यद्यपि आज आदिकाल को के लिए 2 नाम अति प्रचलन में हैं, एक आदिकाल और दूसरा वीर गाथा काल।
और इसके पहले जो यह किसका का दिया हुआ है नाम, तो रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल ने आरंभिक काल को या आदि काल को या हिंदी साहित्य के शुरुआती काल का नाम आदि काल रखा और दूसरा नाम उसका वीर गाथा काल रखा। ये तो देखे हम लोग कि काल के अनुसार 3 काल में बांटा गया था, आदि काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। और उसमें अब हर एक काल के लोगों की जो है प्रवृत्ति भिन्न भिन्न होती है, और मगर जो है कुछ खास और जो है अधिकांश वैसे होते हैं जिनकी प्रवृत्तियां या विशेषताएं या चित्त एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो अगर बहुसंख्य का चित्त एक जैसा है तो उसके आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। तो आदि काल की जो रचनाएं मिलती है उन रचनाओं की विशेषता क्या है, तो उसमें वीरता से संबंधित रचनाएं ज़्यादा मात्रा में मिली हैं। उन रचनाओं की भी सूची यहाँ पर जो है मैं दे दिया हूँ, इसे आप लोग देख लेंगे। तो उस काल की ये रचनाएं हैं। तो अधिकांश रचनाओं में क्या मिलता है, वीरता से संबंधित प्रसंग मिलता है, तो इसलिए इसका नाम वीरगाथा काल रखा गया। यद्यपि इनके पहले जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया था मिश्र बंधुओं के द्वारा, उन्होंने इस काल का नाम रखा था आरंभिक काल। तो आरंभिक और आदि काल तो पर्यायवाची हैं, तो वह भी नाम मगर वो प्रचलन में नहीं आ पाया। और उनके पहले जो इतिहास एक तरह से जो है पहला हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया सर जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा, जिसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया था। उनके पहले गारसाद शिव सिंह सेंगर ने लिखा था और गारसाद तासी ने भी लिखा था इतिहास। तो गारसाद तासी और शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन नहीं किया था, पहली बार किसने किया, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। तो इस काल का नाम आदि काल रखा गया। और रामचंद्र शुक्ल के एक तरह से प्रबल समर्थक हुए थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तो उन्होंने इस काल का नाम रख दिया था वीर काल। और राहुल सांकृत्यायन हुए, राहुल सांकृत्यायन ने इस काल का नाम रखा था सिद्ध सामंत काल। नाम के बारे में भी हम लोग विस्तार से जो है चर्चा करेंगे। और दूसरा उसके बाद जो इतिहास लिखा गया राम कुमार वर्मा के द्वारा, तो राम कुमार वर्मा ने इस काल का नाम रखा संधि और चारण काल। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कि सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, उन्होंने इस काल का नाम रखा बीज बपन काल। और कमल कुल श्रेष्ठ हुए तो उन्होंने इस काल का नाम रखा अंधकार काल। अब क्यों रखा, ये नामकरण पर जब हम लोग विचार करेंगे तो बताएंगे। और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इस काल का नाम रखा अंधकाल, और गणपति चंद्रगुप्त ने इस काल का नाम रखा शून्य काल। और इस काल की जो है रचनाएं हैं, बताया कि इन्हीं रचनाओं के आधार पर यह नामकरण किया गया। और वे रचनाएं कौन कौन सी हैं, पृथ्वीराज रासो, इसके लेखक हैं चंद्रबरदाई। और इसमें पृथ्वीराज के शौर्य का वर्णन है। परमाल रासो, इसको अल्लाह खंड भी कहते हैं, और इसमें अल्लाउदल की कहानी है। बिसलदेव रासो, तो बिसलदेव एक राजा हुए, उनकी जो है कहानी है इसमें। वैसे ही विजयपाल रासो में भी खुमान रासो, हमीर रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जसचंद्रिका, ये क्या है, तो इसमें से। और वैसे ही कीर्तिलता और कीर्तिपता का, यह विद्यापति की रचना है। तो ये जो 10 रचनाएं हैं, इन 10 रचनाओं में वीरता से संबंधित प्रसंग है। इसीलिए चूंकि 10 रचनाओं में वीरता से संबंधित
प्रसंग मिलते हैं, इसलिए इस काल का नाम रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल रख दिया। और बाद में इस पर बहुत ही विवाद भी हुआ, मगर अभी तक आदिकाल के नाम के अलावे कोई सटीक नाम प्रवृत्ति के अनुसार नहीं आ पाया है। यद्यपि हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको प्रवृत्ति या विशेषता के आधार पर भी कहते हैं कि काल के आधार पर भी ये आदिकाल है और विशेषताओं के आधार पर भी इस काल का नाम आदिकाल होना चाहिए। तो मुख्य रूप से नाम हुआ और उस काल के एक ग्रंथ हुए। और दो ग्रंथ इसमें ऐसे हैं, विशेष करके एक ग्रंथ जो विद्यापति का है जिसका नाम है पदावली, और अमीर खुसरो ने पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी और दो सुख ने, तो इस पर बीच में बात कर लेंगे हम लोग। तो इन्हीं दो रचनाओं में कहीं वीरता से संबंधित प्रसंग नहीं है या वीर रस से संबंधित पद्य या पहेली या मुकरी या दोहा या रचना के जो है अन्य जो विधाएं हैं वो नहीं मिलती है। इसलिए इन दोनों को वीर रस से युक्त रचना के बाहर रखते हैं। तो 10 रचनाओं में वीर रस की जो है बात है, इसलिए इसको वीर गाथा काल कहा जाता है या कहा गया। अब उस जो है आदिकाल या वीर गाथा काल की प्रवृत्तियां, तो इसको जो है दो भाग में हम लोग जो है बांट करके देख लें। यहाँ पर आदिकाल की प्रवृत्तियां मैं दिए हुआ हूँ। तो आदिकाल के अंतर्गत ही, चूंकि बाद में बताया कि नाम को लेकर के बहुत सारा विवाद हुआ, तो और अंततः कि उसको जो है आदिकाल भी जो है कहा जाए और वीरगाथा काल भी कहा जाए। तो प्रश्न जैसा आए वैसा ही जो है उत्तर जो है होना चाहिए। अगर आदिकाल की प्रवृत्तियां आए तो आदिकाल में हुआ क्या कि वीरगाथा से संबंधित रचनाएं ही आदिकाल में नहीं हैं, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी को उस समय जो साहित्य जो है मिल रहा था, तो उसमें नाथों, सीधों और जैनियों की रचनाएं भी मिल रही थी। और उन रचनाओं में जैनी या नाथ या सीध या सूफी अपने अपने धर्म के प्रचार के लिए रचनाएं कर रहे थे। तो रामचंद्र शुक्ल ने उन रचनाओं को साहित्य की सीमा से बाहर कर दिया था। मगर बाद में नामवर सिंह और हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्र गुप्त जैसे विद्वान इतिहासकार हुए और उन लोगों ने यह बताया कि धार्मिकता को साहित्य का इतिहास के अंतर्गत कारण बना करके नहीं रखना या उसको जो है बाहर करना उचित नहीं है, चूँकि अगर उस काल के धार्मिक साहित्य जो नाथों, सीधों और जैनियों के द्वारा रचा गया था, अगर उन रचनाओं को हम अगर नहीं देखेंगे तो मध्यकाल में जो वीर भक्ति काल आ रहा है, उस भक्ति काल के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं कि उसका ओरिजिन यानी कि उद्भव जो है कैसे हुआ, क्योंकि वहीं से वह एक तरह से नाथ, सिद्ध और जैनियों ने एक तरह से भक्ति काल की नींव रख दी थी और उसी नींव पर आगे चल करके 400-500 वर्ष के बाद भक्ति काल आया। इसलिए धार्मिकता या भक्ति से संबंधित रचनाओं को गैर साहित्यिक या असाहित्यिक कहना उचित नहीं है। तो इस तरीके से आदिकाल की जो है प्रवृत्तियों को अध्ययन की सुविधा के लिए दो भाग में बांट सकते हैं, मुख्य प्रवृत्ति और गौड़ प्रवृत्ति।
तो मुख्य प्रवृत्ति के अंतर्गत धार्मिकता, वीरगाथात्मकता और श्रृंगारिकता, ये तीन जो है मुख्य प्रवृत्ति हैं उस समय की। और देखें कि नाथो सिद्धो और जैनियों ने जो रचनाएं की वो कैसी, वो धर्मपरक थी। और जो 10 रचना अभी हम लोग जो है देखें, उसमें 12 में से जो है 10 भक्ति वीरता से संबंधित थी। और उस वीरता से रचित रचनाओं में जिसमें राजाओं के युद्ध प्रसंगों का वर्णन है, और उस समय युद्ध के 3 कारण हुआ करते थे, जर, जोरू और जमीन। जर का मतलब संपत्ति होता है और जोरू का मतलब जो होता है स्त्री होता है, यानी कि स्त्रियों के जो है हरण के लिए उस समय के राजा सुनते थे कि अमुक की जो है पत्नी या अमुक की बेटी बहन बहुत सुंदर है, तो उसको जो है पाने के लिए आक्रमण करते थे। और जमीन यानी कि अपने राज्य का विस्तार करने के लिए युद्ध करते थे। तो उस समय आ गया कि जो है जोरू के लिए भी, और राजा है तो हमेशा तो लड़ेगा नहीं, और लड़ने के बाद अब जो है घर पर आता था, यानी कि दरबार में, राजमहल में, तो स्वाभाविक है श्रृंगार में जो है डूबता था। तो वहाँ पर राजा और रानी के प्रेम प्रसंगों का भी वर्णन कवि करता है, तो श्रृंगारिकता भी उसमें आ जाती है। और वैसे ही जो है गौड़ प्रवृत्तियों में कि ऐतिहासिकता का अभाव है, इस पर भी हम लोग आगे अब देखते हैं। तो ऐसे ही जो है ये चार्ट मैं आप लोग की सुविधा के लिए बनाया हूँ, और इस चार्ट को आप लोग देखिएगा, समझिएगा, और परीक्षा में प्रयास रहे कि जो भी प्रश्न आप लिखें वो चार्ट बना करके लिखेंगे। चार्ट बना करके लिखने का फायदा ये होगा कि अगर इसमें से 2-4 पॉइंट छूट भी जाता है, पहले तो आपके जो है जेहन में रहेगा ही कि इतने जो है पॉइंट्स पर हमें लिखना है, और जो परीक्षक भी होगा उसको ये बात पहले ही सरसरी तौर पर ही जो है देखते ही समझ में आ जाएगी कि ये लड़का जो है पढ़े हुए है, कहीं से नकल नहीं मारे हुए हैं। क्योंकि आजकल तो जो है गेस्ट पेपर से सब जो है नकल जो है मार देता है, तो और यह क्या हो जाएगा, आपकी मौलिकता हो जाएगी। तो ऐसे अभ्यास करेंगे तो अच्छे नंबर भी आएंगे।